नमस्कार, सुप्रभात। आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, जो फिलहाल अयोध्या से सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि रामविलास दास वेदांती का पार्थिव शरीर जो है वो अयोध्या पहुंचा है। बड़ी खबर जो है वो फिलहाल आपको सामने बता रहे हैं, जहां पर अयोध्या से निकल के आ रही है, जहां रामविलास दास वेदांती का पार्थिव शरीर जो है वो अयोध्या पहुंच चुका है। हिंदू धाम स्थित आवास पर रखा गया उनका पार्थिव शरीर। इसी के साथ आपको बता दें कि श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। आज सुबह 10 बजे अंतिम संस्कार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे और आपको बता दें कि श्रद्धांजलि यहां पर जो है वो अपनी अर्पित करेंगे। आज सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री का अयोध्या आगमन बताया जा रहा है। श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे यहां पर। इसी के साथ आपको बता दें कि श्रद्धांजलि देने पहुंचे नगर एमएलए वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी भी यहां पर जो है मौजूद रहेंगे। तो तमाम कई सारे नेता और साथ ही यूपी के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो हैं आज यहां पर पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे। तो आपको बता दें सुबह 10 बजे जो है यहां पर आने की बातें जो है फिलहाल सामने निकल के आ रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो फिर से आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर महापौर गिरीश पति त्रिपाठी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इसी के साथ तमाम कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। फिर से आपको बता दें कि राम विलास दास वेदांती का पार्थिव शरीर जो है वो अयोध्या पहुंच चुका है। हिंदू धाम स्थित आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया। श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। साथ ही अधिकारी भी जो है वो मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज सुबह 10 बजे अंतिम संस्कार होगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे। आज सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री का अयोध्या आगमन जो है वो बताया जा रहा है। आपको इसी के साथ ये भी बता दें, श्रद्धांजलि देने पहुंचे नगर एमएलए वेद प्रकाश गुप्ता और इसी के साथ जो अयोध्या के महापौर हैं गिरीश पति त्रिपाठी, वो भी इस कार्यक्रम में, इस श्रद्धांजलि समारोह में शामिल रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में आज सुबह इंडिया गेट के आसपास घना स्मॉग जो है वो छाया रहा है, जिससे आपको बता दें कि दृश्यता काफी कम हो गई है। बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को देखते हुए यहां पर ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। बड़ी खबर फिलहाल जो सामने निकल के आ रही है, आपको बता रहे किस तरीके से इंडिया गेट इलाके में घना स्मॉग जो है वो देखने को मिला है। दिल्ली में यहां पर लागू किया गया है ग्रैब 4 और इसी के साथ अधिकांश इलाकों में यहां पर दिल्ली में जो है स्मॉग की वजह से जो विजिबिलिटी है वो काफी ज्यादा कम होते हुए फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि AQI जो है वो 380 के आसपास पहुंचा है और आपको बता दें कि यहां पर ग्रैब 4 लागू करने की बात फिलहाल सामने निकल कर आ रही है। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CBCP के अनुसार कई इलाकों में और इस इलाके के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 दर्ज किया गया है, जिसे बहुत खराब श्रेणी में यहां पर रखा गया। प्रदूषण के चलते लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने और प्रदूषण संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने की यहां पर अपील की है। तो बड़ी खबर फिलहाल जो सामने निकल के आ रही है, आपको बता दें किस तरीके से इंडिया गेट इलाके के आसपास यहां पर घना स्मॉग जो है वो छाया है। दिल्ली में ग्रैब 4 जो है उसे लागू कर दिया गया और इसी के साथ AQI 380 यानी कि हवा बहुत खराब श्रेणी में फिलहाल दिखते हुए राजधानी दिल्ली में नजर आ रही है। प्रदूषण में यहाँ पर कहीं ना कहीं इससे लोगों की परेशानियां जो हैं वो भी बढ़ी हैं और प्रशासन ने यहाँ पर सतर्कता बरतने की अपील यहाँ पर लोगों से कही है। तो फिर से आपको बता दें कि AQI जो है वो 380 के आसपास जो है फिलहाल बताया जा रहा है, जिसे बहुत खराब श्रेणी में माना जा रहा है। राजधानी दिल्ली के आपको आलम बता रहे हैं, जहां पर इंडिया गेट के आसपास के इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में जो है फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता को यहां पर माना जा रहा है, जिसके चलते ग्रैब 4 को भी यहां पर लागू कर दिया गया है। तो अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक जो है बताई जा रही है। एक और बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है बिहार से। आपको बता दें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर जो है वो संभव बताई जा रही है। विकास योजनाओं पर हो सकता है फैसला, ये खबर भी फिलहाल सामने निकल के आ रही है। नई सरकार बिहार में बनी है, उसके बाद कैबिनेट बैठक में नई सरकार बनते ही कई सारे प्रशासनिक फैसलों पर कैबिनेट की नजर जो है वो रहने वाली है। बजट और नई योजनाओं पर चर्चा की संभावनाएं जो है यहाँ पर जताई जा रही है। बैठक के बाद बड़े ऐलान की उम्मीद फिलहाल यहाँ पर जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है, जहां आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो मानी जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर जो है मुहर आज लग सकती है, ये भी संभावनाएं फिलहाल जताई जा रही हैं। बड़ी खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है बिहार से, जहां पर विकास योजनाओं को लेकर और इसी के साथ कई सारे ऐसे फैसले हैं जिनके ऊपर आज मुहर लगते हुए फिलहाल नजर आ सकती है। तो आपको बता दें पूरी खबर क्या है। असल में बिहार में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है।
इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा होने की संभावना है, जिन पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के अनुसार विकास योजनाएं, प्रशासनिक फैसले, बजट से जुड़े प्रस्तावों और विभिन्न विभागों से संबंधित मुद्दों पर विचार यहां पर किया जा सकता है। आपको बता दें कि बैठक के बाद सरकार की ओर से कुछ बड़े फैसले और घोषणाओं की उम्मीद भी यहां पर जताई जा रही है। कैबिनेट बैठक को लेकर सभी विभागों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और प्रस्तावों को अंतिम रूप यहां पर दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको फिलहाल बता रहे हैं, जहां पर आज नीतीश कैबिनेट की एक बहुत ही ज्यादा अहम बैठक जो है वो मानी जा रही है, जिसमें कई सारे प्रस्तावों को लेकर यहाँ पर चर्चाएं संभव बताई जा रही हैं। तो आपको बता दें किस तरीके से कई सारे ऐसे मुद्दे, कई सारे ऐसे एजेंडे और कई सारे ऐसे चर्चाएं हैं, जिन पर होने के बाद आज कई सारे फैसले जो हैं वो मिलते हुए नजर आ सकते हैं बिहार की जनता को। और उसी को लेकर जो है फिलहाल खबरें सामने निकल के आ रही है, जहां कई सारे प्रशासनिक फैसले भी यहाँ पर जो है कैबिनेट लेते हुए नजर आ सकता है। इन सब चीजों पर भी पहली नजर जो है यहाँ पर कैबिनेट की रहने वाली है। तो आपको बता दें, नई सरकार के गठन के बाद अब कई सारे प्रशासनिक और फेरबदल और फैसले, दोनों चीजें जो है यहाँ पर दिखते हुए फिलहाल नजर आ सकती हैं। नीतीश कुमार जो है यहाँ पर कई सारे फैसले लेते हुए आज उनकी अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक होने जा रही है, उसमें कई सारे ऐसे फैसले हैं जिनको लिया जा सकता है। अगली खबर का रुख करते हैं, जो मथुरा से फिलहाल सामने निकल के आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरीके से भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। टक्कर में 4 बस और एक गाड़ी में आग लगने की भी खबरें फिलहाल सामने निकल के आ रही है। हादसे में 4 लोगों की मौत, 28 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बलदेव क्षेत्र में आपको बता दें कि माइलस्टोन 125 के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जो आपको बता रहे हैं मथुरा से, जहां पर हादसे में 4 लोगों की मौत और बलदेव क्षेत्र के माइलस्टोन 125 के बाद का आसपास का ये पूरा जो है इलाका बताया जा रहा है। और देखिए, आपको दिखा दें किस तरीके से विजुअल्स के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं। भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत जो है वो भी हो गई है। कोहरे के चलते कहीं ना कहीं आपस में जो है टक्कर होने से भीषण आग भी है गाड़ियों में लग चुकी है और हादसे में 4 लोगों की मौत, 28 लोग जो है फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है। आप आग की लपटें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है दिखते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा कहीं ना कहीं एक्सप्रेसवे पे होते हुए फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें, कोहरे के कारण हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 28 लोग यहां पर घायल हो गए। यह हादसा बलदेव क्षेत्र में माइलस्टोन 125 के पास का बताया जा रहा है, जहां घने कोहरे के चलते कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि 4 बसें और एक अन्य वाहन में आग लग गई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती भी करवाया गया। पुलिस ने आग पर काबू पाकर यातायात यहां पर बहाल किया। बड़ी खबर फिलहाल जो सामने निकल के आ रही है, जो आपको बता रहे हैं मथुरा से, जहां पर हादसे में 4 लोगों की मौत की खबरें फिलहाल सामने निकल के आ रही है। भीषण सड़क हादसे में यहां पर जो है 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि 28 लोग ऐसे भी हैं जो घायल हो गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में यहां पर एम्बुलेंस के माध्यम से भर्ती कराया गया और इसी के साथ दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन ने यहां पर मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और जो भी यातायात था उसे फिर से बहाल कराया। यमुना एक्सप्रेसवे पर यहाँ बलदेव थाना क्षेत्र में 127 मील पे आज सुबह लगभग 4:30 बजे के करीब विजिबिलिटी लो होने के कारण आप जैसा देख सकते हैं अभी भी यहाँ गहरा कोहरा है। इसके चलते लगभग 7 बसेस और 3 छोटी गाड़ियाँ आपस में टकरा गई। इस एक्सीडेंट के दौरान उनमें जो गाड़ियां थी उनमें आग लग गई। यहाँ सूचना प्राप्त होने पर तत्काल हमारी टीमें फायर सर्विस की, सिविल पुलिस की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सभी यहाँ पे उपस्थित हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार इस पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ये लगभग कंप्लीशन पे है। अब तक लगभग 4 लोगों की मृत्यु होना इसमें पुष्ट हुआ है और शेष लगभग 25 लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से कोई भी गंभीर नहीं है, उपचाररत है, उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार दिलाया जा रहा है और सरकारी वाहनों के माध्यम से जो अन्य यहाँ पे उपस्थित लोग हैं उनको अपने गंतव्य तक भिजवाया जा रहा है। क्योंकि ये रोड पे पूरा ब्लॉकेज हो गया है तो पीछे से डाइवर्जन भी करा दिया गया है
और शीघ्र ही यहाँ से ये जो बसेस है इन सबको भी हटवा दिया जाएगा। जब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के जाफराबाद में दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने करीब 40 राउंड की फायरिंग की है। इलाके में दहशत बना हुआ है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका जो है वो फिलहाल यहाँ पर जताई जा रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं और आरोपियों की तलाश में यहाँ पर छापेमारी लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते कहीं ना कहीं ये पूरा हादसा जो है वो बताया जा रहा है। शव पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर भेज दिया गया है। जाफराबाद में दो सगे भाइयों को यहाँ पर जो है गोली मार दी है। बदमाशों ने करीब 40 राउंड की फायरिंग यहाँ पर की है। इसी के साथ दो सगे भाइयों की गोली लगकर हत्या की खबरें जो हैं वो फिलहाल सामने निकल कर आ रही हैं, जो आपको बता रहे थे। तो आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर जो है अब हत्या की आशंका जताने के बाद अब यहाँ पर पुरानी रंजिश के चलते दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो पूरी खबर क्या आपको एक बार बता देते हैं। दिल्ली के जाफराबाद में दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने करीब 40 राउंड की फायरिंग की, जिससे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए यहां पर भेज दिया। शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि हत्या पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकती है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है, ताकि जल्द न्याय जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। तो किस तरीके से यहां पर देखिए पूरे मामले में अब पुलिस एक्शन मोड में फिलहाल नजर आ रही है और दो सगे भाइयों को यहां पर जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और ये भी खबरें फिलहाल सामने निकल के आ रही है कि यहां पर जो है तकरीबन 40 राउंड की फायरिंग जो है वो की गई थी। पुरानी रंजिश की आशंका जो है वो फिलहाल जताई जा रही है, जहां पर हत्या की आशंका फिलहाल सामने निकल के आ रही है। तो अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें यूपी के बस्ती से जो है फिलहाल अगली खबर जो है वो सामने निकल के आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत की खबरें हो गई हैं। बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर होने से यहां पर हादसे में 4 दर्दनाक मौत की खबर जो है वो सामने निकल के आ रही है, जहां सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है। 2 घायलों की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। हायर सेंटर यहां पर उन्हें रेफर कर दिया गया और कोतवाली क्षेत्र के बरगदवा हरदिया चौराहे की घटना जो है ये बताई जा रही है। बड़ी खबर जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जो आपको बता रहे हैं, जहां पर बस्ती में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत की खबरें फिलहाल सामने निकल के आ रही है। बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर होने से ये जो है पूरी खबरें बताई जा रही है। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, ये खबर भी फिलहाल सामने निकल के आ रही है और सभी घायल जिला अस्पताल यहां पर जो है उनको भेजा गया है। 2 घायलों की हालात जो है वो नाजुक बताई जा रही है, उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। कोतवाली क्षेत्र के बरगदवा हरदिया चौक और चौराहे की जो है पूरी घटना फिलहाल बताई जा रही है। पूरी खबर क्या आपको एक बार विस्तार से बता देते हैं। बस्ती के कोतवाली क्षेत्र स्थित बरगदवा हरदिया चौराहे पर भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा तब हुआ जब एक बस और ट्रक आमने सामने टकरा गई। टक्कर इतनी गंभीर थी कि बस में सवार 11 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल भी भर्ती कराया गया है, जहां 2 घायलों की हालात नाजुक होने के कारण उन्हें उच्च स्तरीय सुविधा वाले केंद्र में रेफर किया गया। हादसे के कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस ने सड़क पर ट्रैफिक को नियंत्रित किया और जांच यहां पर फिलहाल शुरू कर दी है। तो फिलहाल बड़ी खबर जो है आपको बता रहे थे, जो सामने निकल के आ रही है, जहां पर बस्ती में बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर होने से यहां पर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया है। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत भी है, ये खबर भी सामने निकल के आ रही है। और जितने भी घायल हैं, तकरीबन 11 यात्री यहां पर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उन सभी 11 लोगों को यहां पर जो है हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अच्छे उपचार के लिए, अच्छी सुविधा के लिए यहाँ पर जो है हायर सेंटर उनको रेफर किया गया। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि बस और ट्रक की आपस में भिड़ंत होने से यहाँ पर हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत की खबरें और तकरीबन 11 लोग यहाँ पर जो है गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने के बयान पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने योगी सरकार की नीतियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में जरूरतमंद और योग्य युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी जा रही हैं। दयाशंकर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में नौकरियां नीलाम होती थी और मेरिट के बजाय सिफारिश के आधार पर भर्ती होती थे। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में भर्ती प्रक्रिया और प्रक्रियाएं जितनी भी हैं वो निष्पक्ष हैं और पारदर्शी हैं, जिससे युवाओं का सरकार पर भरोसा और बढ़ा है। भी योग्य व्यक्ति है तो उसके दरवाजे तक नौकरी जाती है। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे
उस समय नौकरियां नीलाम की जाती थी। उस समय सभी आयोगों पर भ्रष्टाचार का बोलबाला था, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, अन्य सेवा चयन आयोग हो, उच्च शिक्षा आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड हो, सभी पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई का जांच का शिकंजा था। सभी अध्यक्षों को बर्खास्त किया गया क्योंकि मेरिट पर उस समय नौकरी नहीं मिलती थी, सिफारिश पर नौकरी मिलती थी, नौकरियां नीलाम की जाती थी। आज योगी जी की सरकार में पारदर्शिता है, सभी आयोग एक स्वयं शासित संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं। कोई उन पर चाहे राजनीतिक हो या किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। आज स्वतंत्र होकर के, निष्पक्ष होकर के जो योग्य व्यक्ति हैं उनके घर तक नौकरी देने का काम कर रहे हैं। 8 लाख से ज्यादा लोगों को आज सरकारी नौकरी योगी जी ने दिया है। कोई माई का लाल नहीं कर सकता है कि एक भी व्यक्ति को सिफारिश पर और गलत तरीकों से नौकरी दी गई हो। और समाजवादी पार्टी सरकार में कोई नहीं कह सकता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर पाता था। उस समय सिफारिश महत्वपूर्ण था। एसडीएम जैसे महत्वपूर्ण नौकरी पर एक ही जाति विशेष के लोगों को जिस तरह से नियुक्तियां की गई, आज भी वो जांच के दायरे में है। तो ये लोग इस बात को नहीं कर सकते हैं कि जो है बेरोजगारी की और बेरोजगारों की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने कार्यकाल में जो नौजवानों को शोषण किया, नौजवानों का जो है दुरुपयोग किया, और आज सभी नौजवानों को चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो योग्य है तो उसको उसका अधिकार प्राप्त हो रहा है, उसके घर तक नौकरी जा रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर भाजपा सांसद रामवीर सिंह भिदुड़ी ने कहा कि राजधानी में भाजपा की सरकार है और लोगों को उम्मीद है कि प्रदूषण का स्तर कम होना चाहिए। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान भी ये वादा किया गया था। भिदुड़ी ने कहा कि पिछले 10 महीने में दिल्ली की सड़कों पर लगभग 2200 इलेक्ट्रिक बसें उतारी गई हैं, जिससे प्रदूषण कम करने में यहाँ पर मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर है और प्रदूषण नियंत्रण के लिए यहाँ पर लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ताकि दिल्ली वासियों को स्वच्छ हवा मिल सके। दिल्ली में क्योंकि भाजपा की सरकार है और लोग ये उम्मीद करते हैं कि भाई दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर कम होना चाहिए, और चुनाव में हमने वायदा भी किया था। तो अभी दिल्ली और केंद्र सरकार ने पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो कदम उठाए हैं, पिछले 10 महीनों में दिल्ली की सड़कों पर लगभग 2200 इलेक्ट्रिक बसें श्रीमती रेखा गुप्ता की सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली की सड़कों पर उतारी है। दिल्ली की लगभग 80% सड़कों के ऊपर गड्ढे थे, सड़कें जर्जर हालत में थी, आज उनको डेंस कारपेट किया जा रहा है। 24,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने, या ये कहिए कि भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने दिल्ली में अच्छी सड़कें बनाई जाएं, फ्लाईओवर्स बनाए जाएं, उसके लिए उपलब्ध कराए हैं। INA से पालम एयरपोर्ट तक एलिवेटेड रोड बन जाए, वसंत कुंज से लेके शिव मूर्ति तक 6.5 किलोमीटर लंबी टनल बन जाए। और इसके साथ साथ श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहली बार इस बात की व्यवस्था की कि दिल्ली में जितने भी ये आपके पावर हाउस चल रहे थे, उससे राखी उड़ती थी, उनको बंद किया गया। दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड बनाई गई। दिल्ली में 60,000 ट्रक्स हर रोज एंटर करते थे, और यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड बनाकर यदि उन ट्रक्स की एंट्री बैन नहीं की होती तो आज दिल्ली की स्थिति क्या होती, आप उसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। दिल्ली में ही जब NTPC का पावर हाउस बदरपुर में बंद किया गया तो 885 एकड़ जमीन के ऊपर राखी का ढेर था। आज आप चलिए मेरे साथ उस राखी के ढेर पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज केंद्र सरकार दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बना रही है। 885 एकड़ जमीन के ऊपर घास लगाई गई है, पार्क विकसित किए गए हैं, जॉगिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक, योगा सेंटर, अनेक उसमें पार्क विकसित किए गए, 50,000 दरख्त लगाए गए हैं। तो अनेक कदम श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए।
लेकिन पिछले 11 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार को प्रदूषण को कम करने के लिए जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए, बल्कि पंजाब के किसानों ने पहले से भी ज़्यादा पराली जलानी शुरू कर दी कि दिल्ली यदि प्रदूषित होगी तो उनको एक मुद्दा मिल जाएगा कि दिल्ली जो है वो प्रदूषण से उसको मुक्ति नहीं दे पा रही है, दिल्ली की भाजपा सरकार। तो एक षड्यंत्र के तहत पंजाब में भी पराली जलाने की घटनाएं ज़्यादा हुई हैं। तो मनरेगा का नाम बदले जाने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का नाम बदलने की संस्कृति बहुत पुरानी है और डबल इंजन सरकार दूसरों के कामों को अपना बताने में लगी हुई है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन में उत्तर प्रदेश का इंजन दिल्ली वाले इंजन से सीख रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पास जनता के लिए कोई नया काम नहीं है, इसलिए पुराने कार्यों के नाम बदलकर उन्हें अपना बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता अब इस राजनीति को समझ चुकी है। ये नाम बदलने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है। अभी जब मैं आपसे मिल रहा हूं, उससे पहले मैं एक बिल्डिंग देखता हुआ आ रहा हूं, करीब वाली नहीं, थोड़ा दूर, जहां पर प्रधानमंत्री लोगों का म्यूजियम बना है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता होगा कि दीवार के आगे दीवार, गेट के आगे गेट बना दे कोई। और हम लोगों ने तो यहां तक देखा है कि भगवान के आगे अपने नेताओं के नाम लिख रहे हैं। लखनऊ में एकाना स्टेडियम भगवान विष्णु का नाम है, लेकिन जब इन्होंने कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नया नहीं किया तो उसी एकाना का नाम उन्होंने अपने एक पूर्व के प्रधानमंत्री के नाम से कर दिया। और हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं कि किसी को अपना नाम लिखवाना हो या नाम बदलवाना हो तो वो एकदम तैयार हैं उसके लिए। तो ये नई चीज देख रहे हैं कि डबल इंजन में अब यूपी के इंजन से दिल्ली वाला इंजन सीख रहा है। अभी तक तो दिल्ली वाले इंजन की नकल यूपी वाला इंजन कर रहा था। अब क्योंकि किसी का हटाया नहीं जा सकता किसी को, तो उसका कद हटाया जा रहा है। तो ये जो डबल इंजन वाली सरकारें हैं, ये दूसरों के काम अपने काम बना रहे हैं। इनके पास नया काम नहीं है। 100 दिन 125, ये कौन सी नई बात हो गई? आप तो कहते हैं कि आपका बजट न जाने कहां पहुंच गया, पर कैपिटा इनकम बहुत है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है, तो आप दिन क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप कम से कम 200 दिन करिए। खुशी तो तब होती जब आप 200 दिन से ऊपर ले जाते रोजगार और काम देते लोगों को, और फिर आप ऐसे नियम बना देते हैं कि आप उस योजना से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उसके नियम ऐसे हों, अगर नया नाम दे रहे हैं आप, दूसरे का काम अपना काम बना रहे हैं, तो आपको नियम भी ऐसे बदलने चाहिए जिससे सहूलियत हो, स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ा आजादी हो उसमें बजट को इस्तेमाल करने में। नहीं, इतनी पाबंदियां लगा देंगे आप कि आप बजट ही नहीं खर्च कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए उस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर बाकी तमाम खबरों के लिए। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ।